हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके पहले उन वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा जो लोग पटवारी एग्जामिनेशन एवं सीजी व्यापम से जुड़े हुए अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का निःशुल्क पैकेज बनाया हुआ है। उसकी भी लिंक जो है ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी। आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से रिलेटेड जल संसाधन एवं सिंचाई वाला टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो आप आज से मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ वो प्योरली डिजिटल फॉर्म में होगा। जो स्क्रीन पे चल रहा हुआ पीडीएफ अगर आपको परचेस करना होगा तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूं। जल संसाधन में कई सारी परियोजनाओं के बारे में लिखा हुआ है, जिनमें आपके बृहद परियोजना और मध्यम परियोजना खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पता होगा कि मैंने कुछ वीडियो लेक्चर जो है वो आपके नदियों से रिलेटेड बनाया हुआ था। ठीक है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, उसका भी लिंक मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने छत्तीसगढ़ की उसमें आपको महानदी और आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, वो टॉपिक और इसके अलावा बृहद परियोजनाएं जितनी छत्तीसगढ़ में है वो और मध्यम परियोजना डिस्ट्रिक्ट वाइज उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो जो है मैं वाइट बोर्ड में आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल तरीके से अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होगी। तो वाइट बोर्ड में जब मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पर आपके बृहद परियोजना और मध्यम परियोजना से रिलेटेड जितने भी आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं वहाँ पे कवर करूँगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में केवल मैं जो है मेन जो योजनाएँ जो बची हुई है इसकी वो और सिंचाई से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आंकड़े उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल वैसे तो 135,192 स्क्वायर किलोमीटर में है, लेकिन बहुत कम लोग जो है इसका क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में याद रखते हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, 137.90 लाख हेक्टेयर ये छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है लाख हेक्टेयर में। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं हम लोग जल संसाधन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिंचाई के लिए कितनी जल की मात्रा हमारे यहाँ उपलब्ध है, कितना हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में, और कितनी जल की मात्रा जो है हम लोग यूज़ करते हैं सिंचाई के रूप में। तो अगर देखा जाए तो विभिन्न स्रोतों से सतही जल मतलब जो सरफेस वाटर है, ठीक है, उसकी मात्रा छत्तीसगढ़ में कितनी है वो है 48,296 मिलियन घन मीटर। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा इन जो भी 48,296 मिलियन घन मीटर से हम लोग जो है उपयोग में लाए जाने योग्य जल की मात्रा वो कितनी है 41,720 मिलियन घन मीटर। तो हम लोग इतने ही जल की मात्रा जो है यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे इसकी पीडीएफ की ओर। ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं केंद्रीय भू जल बोर्ड के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितना ग्राउंड वाटर है और उसकी मात्रा जो है भूगर्भ जल की मात्रा या फिर ग्राउंड वाटर कितना है उसको देखें तो ये है आपका 11,630 मिलियन घन मीटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर नहीं बोल रहा चाहिए, इसको अंडरग्राउंड वाटर बोलना चाहिए। ठीक है, तो इतना मिलियन घन मीटर जो है वाटर जो है वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, इस भूगर्भ जल का जो है आपका 44% जो है वर्तमान में उपयोग में लाया जा रहा है। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है अगर आप देखोगे तो जैसा कि आपको पता होगा कि सतही जल की मात्रा भी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और जनसंख्या के दबाव के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग सतही जल का मिनिमम जितना हम लोग बचा सकते हैं उतना बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर शहरों में भूगर्भ जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि जैसे बड़े शहर जैसे कि रायपुर वगैरह हो गए, वहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या का दबाव होने के कारण भूगर्भ जल की मात्रा लगातार कम होते जा रही है। और ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको एटलीस्ट वाटर रिचार्ज की जो कैपेसिटी है अर्थ की, उसको मेंटेन रखना है, ताकि भविष्य में जो है लोगों के लिए भूगर्भ जल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इसके अलावा हमको जो है विभिन्न अन्य स्रोतों को भी जो है यूटिलाइज़ करना है, ताकि जो है हमारी वाटर कैपेसिटी है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, अगर हम लोग देखे जाए तो कुल विकास खंड के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में जो है कुल विकास खंड कितने हैं, 146। ठीक है, इसमें जो है अभी की डेट में भूजल की दृष्टि से आपका सुरक्षित श्रेणी मतलब जिसमें कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे वाटर सोर्सेज जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, ऐसे विकास खंडों की संख्या जो है वो 110 है। ठीक है, आंशिक रूप से संकटपूर्ण श्रेणी, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा बहुत समस्या कह सकते हैं, यहाँ पे विकास खंडों की संख्या है वो है 27। ठीक है, जहाँ पर एकदम एक्सट्रीम लेवल में प्रॉब्लम है वो है आपके 9 विकास खंड। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा जो है फैक्चुअल डाटा कह सकते हो, जब आप मान लो पर्यावरण से संबंधित कोई निबंध लिख रहे हो या फिर आपका मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर ये सारे फैक्ट आप इंक्लूड करिएगा। आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगा और आपको नंबर गेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अगर ये सारे डेटा अगर आप वहाँ पे मेंशन करते हो तो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है, सृजित सिंचाई क्षमता। ठीक है, अब राज्य गठन के समय में जो है हमने बहुत सारे डैम्स जो है ऑलरेडी छत्तीसगढ़ को विरासत के रूप में मिला था जब मध्य प्रदेश राज्य था। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के समय में जो है यहाँ पर सिंचाई की उतनी ज़्यादा क्षमता विकसित नहीं थी, जो कि हम लोग आंकड़ों में देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं राज्य गठन के समय की अगर स्थिति की बात करूं, जो कि 1 नवंबर के हिसाब से है, 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में जो है बृहद परियोजनाएं जो थी वो 3 बृहद परियोजनाएं थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मध्यम परियोजनाएं की बात करूँ तो वो 29 थी। ठीक है, तो बृहद परियोजनाएँ 3 थी, मध्यम परियोजनाएँ 29 थी, लघु परियोजनाओं की अगर बात करूँ तो वो थी 1945। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर इन सारे स्रोतों को मिला दिया जाए तो कुल सृजित सिंचाई क्षमता, ठीक है, 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये हम लोग सिंचाई क्षमता की बात कर रहे हैं। इसमें एक्चुअल में कितनी सिंचाई हो रही होगी उस समय वो अभी हमको नहीं डेटा मिला हुआ है, ना ही तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्षमता थी छत्तीसगढ़ की जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, ये एज इट इज़ डेटा जो है वो आपका व्यापम के एग्जाम में पूछ चुका है कि राज्य गठन के समय कितनी थी या फिर राज्य वर्तमान स्थिति में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाएं हैं। ये डेटा जो है आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा था, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय आपकी 3 बृहद परियोजनाएं, 29 आपकी मध्यम परियोजनाएं और लघु परियोजनाओं की संख्या जो है वो आपके 1945 थी। ठीक है, और कुल सृजित सिंचाई क्षमता जो थी वो 13.28 लाख हेक्टेयर थी। ठीक है, मैं आशा करूँगा आप ये सब याद रखे होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वर्तमान स्थिति की अगर बात करूँ तो वर्तमान स्थिति में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाएं हैं। ठीक है, अगर मैं बृहद परियोजनाओं की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में 8 बृहद परियोजनाएं हैं, जिनमें 8 के अलावा जो है 4 जो है परियोजनाएं वो निर्माणाधीन हैं। ठीक है, तो 8 तो ऑलरेडी बन चुकी हैं। ठीक है, 4 अभी निर्माणाधीन हैं, इसको भी आपको याद रखना है। मध्यम परियोजनाएं कितनी है, 37, एक जो है वो आपका निर्माणाधीन है। अभी टेंशन मत लो कि कौन सी कितनी परियोजनाएं जो हैं हमने जो है बना ली है। इससे रिलेटेड जो मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वाइट बोर्ड में, जहाँ पे मैंने 8 परियोजनाएं जो आपको गिनाऊंगा, और जो आपके 37 जो है आपके प्रोजेक्ट्स हैं मध्यम परियोजना की, इसको भी आपको गिनाऊंगा। इसके अलावा निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी मैं गिनाऊंगा, तो टेंशन मत लेने का। ठीक है, कहाँ कहाँ है, क्या है, उसके गठन के समय कितनी, उतनी उसकी कैपेसिटी कितनी है, हम लोग कितनी सिंचाई क्षमता जो है उससे विकसित कर चुके हैं, सारी की डिटेल वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो उसके लिए टेंशन लेने का नहीं। इसके अलावा अगर मैं लघु परियोजनाओं की बात करूँ तो लघु परियोजनाएं जो है वो आपके 2477। ठीक है,
इसमें 333 जो है वो आपका निर्माणाधीन है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नलकूप योजना की अगर मैं बात करूं तो 30 नलकूप योजनाएं हैं, जिसमें से एक जो है वो आपका निर्माणाधीन है। ठीक है, स्टॉप डैम की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो है वो 806 स्टॉप डैम है, जिसमें 161 जो है अभी हमारे पास निर्माणाधीन है। ठीक है, तो 806 बन चुके हैं, 161 जो है निर्माणाधीन है। इस सारे डेटा को मतलब 8 बृहद परियोजनाएं, मध्यम परियोजना 37, लघु परियोजना 2477, नलकूप योजना 30 और स्टॉप डैम 806 को मिला के वर्तमान में जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है आपका 21.34 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये अगर आपको डेट भी याद रखना है, मार्च 2021 की स्थिति में। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन आएगा आपको व्यापम या फिर CGPSC के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन रहेगा मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है, तब आप आंसर लगाओगे 21.34 लाख हेक्टेयर। या फिर जो है आपको इनमें से आंकड़े पूछ सकता है कि अभी छत्तीसगढ़ में कितनी बृहद परियोजना है, मध्यम परियोजना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लास्ट ईयर का पेपर जाके देखिएगा, व्यापम के किसी एग्ज़ाम में जो है इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है कि कितनी परियोजनाएं बनी हैं या फिर बनने वाली है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है फैक्चुअल डाटा जो है वहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित है हम लोग डिटेल से डिस्कस उस वीडियो में करेंगे। फिलहाल के डेट में जो जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कुल सिंचाई क्षमता में वृद्धि, मतलब जब राज्य गठन हुआ था उसके बाद से लेकर वर्तमान मार्च 2021 की अवस्था में टोटल जो सिंचाई क्षमता में हमारी वृद्धि हुई है वो है आपका 8.06 लाख हेक्टेयर। तो जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे 13.28 IIS था लाख हेक्टेयर। ठीक है, और अभी के डेट में जितना है उसका आप डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने की वृद्धि हुई है। ठीक है, प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत, ठीक है, इसको याद रखिएगा 38.45% है। ठीक, और जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो एज इट इज़ लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक, आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है कि मेरे से जो है वो मैनुअली मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप क्रॉस वेरीफाई करके हमेशा डेटा को पढ़िएगा, चाहे मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ या फिर कोई भी बंदा आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाए, क्रॉस वेरीफाई करके ही पढ़िएगा। या फिर आप किसी कोचिंग की बुक पढ़ते हो तो भी आप क्रॉस वेरीफाई करिएगा, क्योंकि मैनुअल प्रिंटिंग मिस्टेक से जो है आपका अगर नंबर जाता है तो इसमें जो है आप बाद में खुद को ही कोस सकते हो कि मैंने क्यों नहीं देखा। इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे का प्रिंट आउट लेके ज़रूर पढ़ें। ठीक है, क्योंकि वही आपका मेन सोर्स है इसको पढ़ने का। किसी कोचिंग की बुक से जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राज्य के कुल बोए गए क्षेत्रफल का, ठीक है, राज्य के कुल बोए गए क्षेत्रफल का 75% अर्थात 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर का सतही जल से सिंचाई करने का प्रबंध करने का लक्ष्य जो है वो 2028 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। मतलब कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी आपकी कृषि योग्य भूमि है उसमें से जो 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर का सतही जल से सिंचाई करने का प्रबंध है, करने का लक्ष्य जो है हमने कितना रखा हुआ है 2028 रखा है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है विभिन्न स्रोतों से सिंचाई होती है, जैसे आपका नहरों के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से, इसके अलावा तालाबों के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारे सोर्स हैं जिससे जो है सिंचाई होती है। अलग अलग जगह में भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जो है सिंचाई होती है, लेकिन हमने क्या लक्ष्य रखा है कि लगभग 75% जो है वो हम लोग सतही जल सिंचाई कर सकें। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है वो वाटर रिच एरिया कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। उत्तर में अगर देखोगे तो आपका रिहन नदी है, आपके हसदेव नदी है, और भी कई सारी नदियाँ जो है, कन्हार नदी है, यहाँ पर जो है वो सिंचाई की सुविधा है। मध्य में देखेंगे तो हम लोग आपका महानदी है मुख्य नदी। इसके अलावा जो है साउथ में अगर हम लोग देखते हैं तो इंद्रावती नदी है। तो यहाँ पे वाटर रिच एरिया कह सकते हैं उसको एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है।
तो हम लोग धीरे धीरे करके जो है नहरों का विकास करके और भी अन्य माध्यमों से जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सतही जल से जो सिंचाई की मात्रा है उसको लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने जो है धीरे धीरे करके हमारी सिंचाई की क्षमता को में वृद्धि की है। विभिन्न नहरों का जाल स्थापित किया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसीलिए हमने जो टारगेट बनाया वो 75% जो है हमारी जो सिंचाई होगी वो 2028 तक हम लोग जो है टोटली जो है सरफेस वाटर से जो है वो सिंचाई करेंगे। इस तरीके से जो है हमारे अंडरग्राउंड वाटर पे जो है दबाव जो है वो कम पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। आप इसको ऐसे वगैरह में लिख सकते हो। हम लोग देखते हैं हमारा आगे का चीज़। ठीक है, अब एक आध योजनाओं के बारे में जो है इसमें दिया हुआ है डिटेल। इसमें है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है इसको आप बाहर से पढ़िएगा। फिलहाल जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़ा आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 99 परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया है। ये ओवरऑल है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाओं को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, उसमें पहली परियोजना है आपकी केलो परियोजना पहली। ठीक है, केलो आपके रायगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका खारंग परियोजना। ठीक है, खारंग परियोजना। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मनिहारी परियोजना। ठीक है, मनिहारी लिख दिया, वो मनियारी है। ठीक है, इसको मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, क्या करूँ। ठीक है, लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि खारंग परियोजना को जो है हम लोग 2 अन्य नामों से जानते हैं, वो कौन कौन से नाम हैं उसको आप ज़रूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप मेरे को बताइएगा मनियारी परियोजना का भी एक अन्य नाम है, उसको भी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा केलो परियोजना को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जब मैं आपको बृहद परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा और अन्य परियोजनाओं के बारे में, तो मैं आपको इन तीनों परियोजनाओं के बारे में डिटेल से बताऊंगा और इसकी कैपेसिटी कितनी है वो बताऊंगा। यहाँ पे केवल आपको ये 3 परियोजनाओं का नाम याद रखना है जो कि आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर चांस है इसका रिपीट होने का, बट फिर भी क्या पता, नॉनदलेस कभी ना कभी आ गया तो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो आगे देखते हैं एक और योजना के बारे में लिखा हुआ है जिसको आपको थोड़ा सा देखना है। ये है सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें जो है वो आपका ये सारी जो योजनाएं हैं सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसमें मुख्यतः जो है वो ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, स्प्रिंकलर वगैरह जो है ये सारी जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्रदेश की विभिन्न नदियों नालों और व्यावर्तन में एनीकट वगैरह जो है निर्मित किया गया है इन सारी योजनाओं के लिए। ठीक है, इसमें जो है टोटल कितनी योजनाएं शामिल है वो आपको याद रखना है। टोटल जो है सूक्ष्म सिंचाई और सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 132 योजनाएं शामिल है, जिसमें 79 जो है वो सूक्ष्म सिंचाई है और 53 जो है वो आपके सोलर सूक्ष्म सिंचाई है। इसमें आपको स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो 14 योजनाएं जो हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत, जबकि 19 योजना जो है वो सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो इनको स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि टोटल योजना कितनी है 132 योजना है। ठीक है, ये सारी योजनाओं से जो है हम लोग अभी जो है हमने कितनी क्षमता को निर्मित किया हुआ है वो है आपके 10,587 हेक्टेयर। ठीक है, तो हमने जो है अभी तक जो है जितनी भी उसमें इतनी कैपेसिटी डेवलप कर ली है, और बनेगी तो और बन जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए फ़ायदा की बात है। तो आपको ये योजना के बारे में याद रखना है और ये डेटा जो मैंने अभी बताया है उसको एज इट इज़ आप रट के रखिएगा। ठीक है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। ये योजना जो है आपको पूछ भी सकता है प्रीलिम्स में, चाहे मेंस में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर है। ठीक है, 2020-21 में भूमि उपयोग हेक्टेयर में, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है।
ठीक है। अभी हाल ही में जो है वो ACF के एग्ज़ाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। एक मिलता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है, नीचे में हम लोग अब पढ़ेंगे द्विफसली क्षेत्रफल, और इसके अलावा देखेंगे कुल बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, द्विफसली क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल, ये तीनों क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक किसान है जिसके पास जो है वो आपका 1 हेक्टेयर जो है वो आपका लैंड है। 1 हेक्टेयर उसके पास लैंड है और उसने क्या किया, साल भर में जो है वो आपका मेहनत मशक्क़त करके एक बार फसल ली। तो उसके पास 1 हेक्टेयर का खेत था और उसने एक ही बार फसल ली। तो उसका अगर मैं टोटल अगर क्षेत्र का यूटिलाइजेशन अगर देखूं तो वो काउंट होगा 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो उस 1 हेक्टेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है। और साल भर में उसने जो है एक ही बार फसल ली है, इसलिए इस केस में क्या होगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल वो बराबर होगा, क्योंकि हमने कोई 2 बार तो फसल ली नहीं है उसमें। लेकिन अगर किसान क्या करे, उसमें एक बार की जगह साल में 2 बार फसल लेता है, ठीक है। तो वो जो एक बार जो फसल लिया 1 हेक्टेयर में, उसको हम लोग 1 हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल काउंट करेंगे। लेकिन जो दूसरी बार जब फसल लेगा उसी साल में, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे द्विफसली क्षेत्रफल के अंतर्गत, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो कुल क्षेत्रफल जो होगा वो 2 हेक्टेयर काउंट होगा, ना कि 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो किसान के पास भले से 1 हेक्टेयर की ज़मीन थी, लेकिन उसने क्या किया, साल में 2 बार फसल ली, ठीक है। तो एक बार जो है वो आपका शुद्ध क्षेत्रफल के काउंट होगा 1 हेक्टेयर, एक बार आपका द्विफसली क्षेत्रफल में, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका कुल क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आज सिंचाई की भी बात करूँगा तो सिंचाई में भी जो है वो सेम चीज़ सेम पैटर्न में ही ये चलेगा, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर मैं शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में जो है टोटल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 44,22,725, ठीक है। ये टोटल हेक्टेयर में जो है ये एरिया है। आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, और एक बार देख लेना लगभग ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44 लाख हेक्टेयर जो है लगभग आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें हम लोग सर्वाधिक जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अगर बात करें तो राजनांदगांव में है 3.68 लाख हेक्टेयर, सेकंड है आपका जांजगीर में 2.61 लाख हेक्टेयर, और थर्ड है आपका महासमुंद में 2.58 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है। न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम नारायणपुर में 25.5 हज़ार हेक्टेयर, सेकंड अगर हम बात करें दंतेवाड़ा की तो 88.5 हज़ार हेक्टेयर, और थर्ड सुकमा की अगर बात करें तो 94.9 हज़ार हेक्टेयर, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जितने भी थे सब लाख हेक्टेयर में थे, नीचे वाले जितने भी न्यूनतम क्षेत्र में अगर बात करें तो सारे के सारे हज़ार हेक्टेयर में। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है आपके भूमि में, ठीक है, क्योंकि आप जान सकते हो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सेंटर का एरिया जो है वो महानदी का मैदान है, जबकि आपके दक्षिण का जो एरिया है वहाँ पे दुर्गम क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इस वजह से जो है वहाँ का एरिया जो है कृषि योग्य भूमि जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो आप ये डेटा को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है आपका द्विफसली क्षेत्रफल या फिर एक से अधिक बार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा एरिया जहाँ पर एक से अधिक बार हम लोग खेती कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विफसली क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो आपका राजनांदगांव में आपका सर्वाधिक द्विफसली क्षेत्रफल है 1.75 लाख हेक्टेयर, सेकंड बेमेतरा की अगर बात करें तो 1.70 लाख हेक्टेयर, थर्ड कबीरधाम की अगर बात करें तो 1.21 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो इसको आपको ये सर्वाधिक, देखिए मैंने 3 यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि ये 3 से ज़्यादा आपको पूछ नहीं सकता, तो ऊपर नीचे अगर करें तो 5 बहुत ज़्यादा ख़राब किस्मत रही ना, तो आपको 5 तो दे देगा एरिया और बोलेगा कि इसको जमाओ, इसमें कौन सर्वाधिक आपके भूमि जहाँ पर आपके द्विफसली क्षेत्रफल है या फिर सर्वाधिक जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, इस तरीके के डेटा आपसे पूछ सकता है,
ठीक है। अगर घटते क्रम बढ़ते क्रम में जमाने बोले तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि जहाँ पर आपका मैदानी क्षेत्रफल होगा, मतलब छत्तीसगढ़ का सेंटर का पार्ट का अगर कोई रीजन दिया होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पर जो है आपका लैंड ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर रायपुर आपको दिया ऑप्शन में और आपके ऑप्शन में जो है वो आपका बस्तर का कोई क्षेत्र है, मान लेते हैं हम लोग आपका दंतेवाड़ा, तो ऑब्वियसली बात है कि रायपुर में जो है मोर और लेस, अगर तुक्का मारने की बात आई तो रायपुर जो है ज़्यादा सही ऑप्शन आप गैस कर सकते हो कि जहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, कंपेयर टू दंतेवाड़ा। ठीक, अच्छा हालांकि वैसे बस्तर के साउथ साइड में भी थोड़ा सा मैदान है, तो फिर भी लेकिन आप इस तरीके से गैस भी कर सकते हो आप आंसर, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 3 का तो याद रखो क्षेत्रफल, बाकी तो आप गैस तो खेल ही सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल। न्यूनतम में सबसे पहले बीजापुर में 74 हेक्टेयर, ठीक है, नारायणपुर में 297 हेक्टेयर और दंतेवाड़ा में 473 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये जो थे वो द्विफसली क्षेत्रफल। ओवरऑल अगर द्विफसली क्षेत्रफल की बात करूँ तो 10,89,769, ठीक है। तो लगभग देखेंगे तो 10 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है वो आपका द्विफसली क्षेत्रफल। तो 44 लाख वो, उसमें 10 लाख आप ऐड कर दो तो क्या होता है, बोलो 44 में 10 ऐड करोगे तो लगभग कितना बनेगा, लगभग आपका कितना बना 54 के आसपास। थोड़ा बहुत जो है वो आपके आगे पीछे का जो डेटा है वेरिएशन हो गया, कितना बन गया आपका 57। ये कुल बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है। तो कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है 57,12494। इस डेटा को आप याद रखिएगा। इसमें भी अगर सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक जो है वो आपका राजनांदगांव में है, आपका 5.43 लाख हेक्टेयर। फिर सेकंड देखते हैं बेमेतरा में 3.95 लाख हेक्टेयर। कबीरधाम में जो है वो आपका 3.08 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये सर्वाधिक जो है आपका कुल बोया गया क्षेत्रफल है। इसके अलावा मैं न्यूनतम अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो नारायणपुर, ठीक है, 25.8 हज़ार हेक्टेयर। सेकंड है आपका गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही 69.6 हज़ार हेक्टेयर। इसके अलावा एक डेटा मेरे ख्याल से नीचे दिया होगा, उसमें हम लोग जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो डेटा है वो आपका बीजापुर 76.9 हज़ार हेक्टेयर, ठीक है। तो आप जितनी भी भूमि के जो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है उसको आप कंठस्थ याद रखिएगा, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका प्रमुख फसलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे जो डेटा दिए हुए हैं वो आपका 1000 हेक्टेयर में है, ठीक है। तो ये जो डेटा दिए हुए हैं वो 2020-21 में है। आपका इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का चल रहा है, लेकिन जो अनाज के आंकड़े हमारे पास है वो 2020-21 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड जो है वो एक टेबल दिया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। उसमें कई सारे जो है वो आपके खाद्यान्न फसलों वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, आपसे पूछ देगा छत्तीसगढ़ में जो है वो प्रमुख अनाज फसल कौन सी है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, जो सर्वाधिक जिसका उत्पादन जो हुआ है उसको हम लोग प्रमुख अनाज फसल बोलेंगे। जैसे धान का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल कौन सी है, आपकी धान है, ठीक है। तो ये अगर 1000 हेक्टेयर में बात करूँ तो इतना 4339.26 इतना 1000 हेक्टेयर जो है वो धान का उत्पादन हुआ। सेकंड नंबर पे है गेहूँ 167.50। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है मक्का 147.2 हज़ार हेक्टेयर, ये उत्पादन हुआ इन तीनों का, ठीक है। हम लोग अगर आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं, तो आगे देखें तो दालों, आपसे ऐसा पूछ देगा छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसल कौन सी है, तो आपका चना है, क्योंकि इसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है 314.85 हज़ार हेक्टेयर। सेकंड नंबर पे है आपका लाख या तिवड़ा, इसको लाखड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों एक ही चीज़ है 171.6। इसके अलावा उड़द का जो है उत्पादन हुआ है 76.95 हज़ार हेक्टेयर, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, तो वो है आपका सोयाबीन, जिसका उत्पादन हुआ है 64.50 हज़ार हेक्टेयर।
सेकंड है आपका राई या सरसों 31.84 हज़ार हेक्टेयर, और तीसरे नंबर पे है आपका राम तिल, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गन्ना जो है ये सारे फसलों में नहीं आता, गन्ना जो है वो आपके कैश क्रॉप में आता है या फिर आपके नकदी फसल की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो गन्ने का उत्पादन आप सेपरेटली याद रखिएगा 32.2 हज़ार हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये जितने भी हमने उत्पादन देखे वो सभी के सभी हज़ार हेक्टेयर में थे। हम लोग बढ़ते हैं आगे फटाफट से, और आगे अब जो हम लोग उत्पादन देखने वाले हैं वो आपके हज़ार मेट्रिक टन में है। ठीक है, तो वो हज़ार हेक्टेयर एरिया वाइज था, इसमें हम लोग देखेंगे कि उत्पादन कितने टन हुआ है। ठीक है, कितने हज़ार टन में हुआ है, तो उसको आप मतलब जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग इसमें क्वांटिटी मेजर करने के साथ क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, उसमें हम लोग एरिया मेजर कर रहे थे एक्चुअली। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं ये सभी के सभी आंकड़े जो है वो 2020-21 के रिस्पेक्ट में है। तो प्रमुख अनाज फसल अगर बात करें हज़ार मेट्रिक टन में, तो है आपका धान, अभी धान है 13,874.53, ये धान का उत्पादन हुआ। सेकंड है आपका मक्का 522.76 हज़ार मेट्रिक टन में। थर्ड नंबर पे आपका गेहूँ 259.51 हज़ार हेक्टेयर। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्रमुख दलहन फसल की बात करें तो हज़ार मेट्रिक टन में तो जिसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है वो है आपका चना 258.80। सेकंड नंबर पे है आपका लाखड़ी, लाख या तिवड़ा 121.63। हम लोग बढ़ते हैं आगे फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उड़द, उड़द का उत्पादन हुआ है आपका 28.77 हज़ार मेट्रिक टन। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख तिलहन फसल की अगर बात करें तो सोयाबीन 47.34 हज़ार हेक्टेयर। ठीक है, सॉरी हज़ार हेक्टेयर बोल रहा हूँ मैं, हज़ार मेट्रिक टन में। ठीक है, मूंगफली का उत्पादन देखते हैं 34.41 हज़ार मेट्रिक टन में। राई या सरसों देखते हैं 16.46 हज़ार मेट्रिक टन में। ठीक है, गन्ना को आपको जैसे कि हमने पहले याद किया था सेपरेटली आपको याद करना है 74.23 हज़ार मेट्रिक टन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये है आपका प्रमुख फसलों का उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें हम लोग याद करेंगे किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो जैसे कि आपको इसमें गैस भी कर सकते हो, क्योंकि गन्ना जो है वो थोड़ा भारी होता है, और एक किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में कितने किलोग्राम जो है वो आपका एक हेक्टेयर में उत्पादित हुआ है वो आपको गैस करना है। तो गन्ना जाहिर सी बात है भारी होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी। तो गन्ना जो है वो आपका 52.09, ठीक है, ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में मक्का है 3552। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है धान 3197। इसके बाद गेहूँ 1549। इसके बाद है ज्वार 1501। नेक्स्ट है आपका चना 822। सोयाबीन है आपका 734। ठीक है, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट तुअर है आपका 599। कपास है आपका 350। ठीक है, तो ये सारे डिटेल जो है वो आपको किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत याद रखने हैं। तो गन्ना जो है जैसे कि आप मैंने बताया एक लॉजिक की तरह याद कर सकते हो कि गन्ना जो है वो भारी होता है, इसलिए जो है वो आपका किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में जो है सर्वाधिक उसी की भागीदारी होगी। ठीक है, तो ये भी जो तीनों प्रकार के जो डेटा थे वो आपको अच्छे से याद रखना है। आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, ऊपर से नीचे जमाने बोल सकता है कि प्रमुख 3 फसलों की कैटेगरी में जो है आपको डेटा पूछ सकता है। तो आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से आगे, और आपको जो है याद रखना है ये डेटा, और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। सिंचाई स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है हमारे पास। ठीक है, तो सिंचाई स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं 2020-21 के अनुसार, ठीक है, तो ये भी आंकड़ा जो है याद रखिएगा 2020-21 के अनुसार है। ठीक है, तो ये हेक्टेयर में जो है पूरी भूमि। अगर छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अगर कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, तो अभी की डेट में 2020-21 के अनुसार
1598594। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मैंने 100% लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% जो हमारे पास पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया सिंचित है, ठीक है। 100% लिखने का रीज़न है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पर ये 100% का मतलब क्या है। नहरें अगर देखते हैं तो नहरों का अगर एरिया देखें तो 910869, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है आपका नलकूप 647961, ठीक है। ये सारे के सारे जो जितने एरिया हैं वो कवर करता है हेक्टेयर में, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट देखते हैं तालाब है आपका 26074। कुएँ अगर बात करें तो 14050, ठीक है। तो ये जो 100% लिखा है ये बेसिकली जो है वो आपका परसेंटेज में वैल्यू है। तो परसेंटेज में वैल्यू अगर आपको निकालनी है कि नहरों से कितना क्षेत्र जो है वो सिंचित हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नहरों का वैल्यू दिया हुआ है हेक्टेयर में उसको आपको ओवरऑल इस 1598594 का क्या करना है, उससे परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना है। इसलिए मैंने इसको 100% लिखा हुआ है। तो आप इससे कंपेयर कर रहे हो, इसलिए 56.97 जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किससे सिंचित होता है छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो नहरों से, ठीक है। तो ये जो आपका 56.97% है जो है वो बेसिकली 1598594 का जो है वो 56.97 पर, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये डेटा जो है आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें इसी प्रकार नलकूप का तो 40.53%। इसी प्रकार तालाब की अगर बात करें तो 1.63%। और कुएं की अगर मैं बात करूं तो 0.87। तो इस पूरे डेटा को जितना हमने यहाँ पर डिस्कस किया है उसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अगर आप ये याद नहीं करके जाते हो तो आप हो सकता है 1-2 नंबर जो है वो मिस कर दो एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत बार चांसेस रहता है कि ये डेटा जो है आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ देता है। तो इसको आप याद रखिएगा 5640.87। जो भी आपको कोड बनाना है आप बना लेना इसमें, लेकिन याद ज़रूर करना है इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है इसका आने का। हम लोग बढ़ते हैं आगे देखते हैं। ये है आपका जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने जो देखा था पहले वो आपका एरिया देखा था कि कितना हमारे पास एरिया है आपका नीरा या फिर शुद्ध क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा द्विफसली एरिया कितना है, इसके अलावा हमने देखा था टोटल ओवरऑल कितना एरिया है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग सिंचाई की बात कर रहे हैं, तो सिंचाई में भी वही सेम चीज़ें लागू होगी जैसे कि हम लोग क्षेत्रफल पे लागू किया था, ठीक है। तो अगर नीरा या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1598954, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, वही सेम डेटा यहाँ पर है। अगर मैं इसमें कोरबा की बात करूँ तो कोरबा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है 244312। बेमेतरा जो है वो आपका 218714 की तरह जो है वो आपका शुद्ध या फिर नीरा सिंचित क्षेत्र में है आपके सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है आपका राजनांदगांव 175389। हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से आपको प्रतिशत वैल्यू भी याद रखनी है। तो प्रतिशत वैल्यू अगर बात करें तो कोरबा सर्वाधिक है, 93% जो है वो आपका एरिया जो है वो आपका सिंचित एरिया, नीरा सिंचित एरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका रायपुर की अगर बात करो तो 83% एरिया, धमतरी की बात करूं तो 72, इसी प्रकार दुर्ग में भी 72 है, ठीक है। तो अब कोई ज़िले में जो है वो आपके एरिया वाइज जो है वो आपका उतना ही परसेंटेज वैल्यू जो है उतनी हो जाती है। हालांकि जो है इसका डेटा जो है आपका रॉ डेटा जो है वो अलग हो सकता है आपका एरिया वाइज, बट परसेंटेज वाइज जो है एरिया लगभग सिमिलर है, इसलिए इसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया। न्यूनतम अगर बात करूं तो दंतेवाड़ा 189, नारायणपुर 244, सुकमा की बात करूं तो 649, ठीक है। अगर आप जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हो कि छत्तीसगढ़ के जो सेंट्रल रीजन में है वहाँ पे आपका नहरों का जाल फैला हुआ है, जबकि आपका साउथ के एरिया में और ऊपर आपके सरगुजा वाले एरिया में वहाँ पर जो है वो नहरों की क्षमता जो है उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पाई है। रीज़न उसका यही है कि वहाँ पर जो है वो पहाड़ी एवं दुर्गम अंचल है, वहाँ पर जो है अधिकतर जो खेती आपको दिखेगी वो तालाबों के माध्यम से या फिर आपका कुएं वगैरह के माध्यम से जो है आपको खेती दिखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आपको ये एटलीस्ट जो जितना डेटा जो मैंने बताया है उसको आपको क्रम वाइज ज़रूर याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि इसी में दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर जो है आपका हमने जो है ये एरिया देखा, न्यूनतम एरिया वो आपका दंतेवाड़ा का 189, नारायणपुर का 244, सुकमा का 649। परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो दंतेवाड़ा में जो है वो लगभग 0% एरिया जो है वो आपका सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है परसेंटेज वाइज। ठीक है, अब देखिए, अब जीरो मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, इसमें कुछ फिगर होगा, बट इसको अप्रॉक्सीमेटली जीरो लिया गया है। ठीक है, नारायणपुर की अगर बात करूँ तो 1% एरिया जो है वो आपका कवर करता है। इसी प्रकार मुंगेली की अगर बात करूँ तो 4% एरिया कवर करता है। ठीक है, तो फिगर वाइज जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली जीरो माना गया, लेकिन इसमें देख रहे होंगे जैसे कि वैल्यू वाइज जो है उसकी वैल्यू 189 है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के हिसाब से जो है उसको लगभग नगण्य लिया गया है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। द्विफसली एरिया की बात करूं तो द्विफसली एरिया जो है वो आपका कितना है 541790। ठीक है, तो वो नीरा था, ये द्विफसली था, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कुल आ जाएगा। उसी क्रम में देखते हैं सर्वाधिक जो है आपका द्विफसली सिंचित एरिया कहाँ पर है आपका बेमेतरा में 108336। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सेकंड नंबर में है आपका राजनांदगांव का 65307। धमतरी का अगर द्विफसली एरिया की बात करें तो ये है आपका 60575। ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में हमने परसेंटेज वाइज जो है कंपैरिजन किया था, तो परसेंटेज वाइज जो कंपैरिजन इसमें मैंने नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं दिया हुआ है हालांकि। ठीक है, लेकिन आप परसेंटेज वाइज वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको द्विफसली एरिया का जो है ओवरऑल एरिया पता हुआ है, इसके अलावा जो है आपको इसकी वैल्यू भी पता हुआ है, तो आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हो। और सभी एरिया का निकाल के जो है आप कंपेयर करके एक चार्ट बनाओ। ठीक है, इतना काम तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। ठीक, लेकिन आप इसमें जो है न्यूनतम एरिया को ज़रूर नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि कई सारे जो न्यूनतम एरिया में द्विफसली क्षेत्र है ही नहीं, जैसे कि बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरबा, सरगुजा, ये सारे जो एरिया में है द्विफसली क्षेत्र जो है वो जीरो दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लगभग नगण्य इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका इसमें इकोनॉमिक सर्वे में अगर देखोगे जाके, इसमें टेबल जो बना हुआ है उसमें जीरो लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने देखा लास्ट में कि दंतेवाड़ा की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, लेकिन इसको परसेंटेज वाइज में जीरो कैलकुलेट किया था। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ एरिया हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एकदम बिल्कुल ही द्विफसली क्षेत्र जो है वो यहाँ है ही नहीं और वहाँ सिंचाई नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली इसको जीरो लिखा है, इसलिए आपको इसको लगभग नगण्य मानना है। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज में आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप कितने ठो जीरो को कंपेयर करोगे यार, जीरो को कंपेयर नहीं कर सकते, वो इक्वल जरूर हो सकता है लेकिन कंपेयर कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए जो है इसकी जो है न्यूनतम वैल्यू को भी मैंने जो है कंपेयर करके यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ना ही तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है ऐसा कोई डेटा। हम लोग बढ़ते आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुल सिंचित क्षेत्र। तो ये है आपका 2140744। ठीक है, अगर मैं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की अगर बात करूं, ठीक है, जो कि आपके कुल सिंचित क्षेत्र में है आपका कोरबा, इसको याद रखना है। सेकंड नंबर पे आपका बेमेतरा 218714। थर्ड नंबर में है आपका राजनांदगांव, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी फिगर को। इसके अलावा परसेंटेज वाइज बात करें तो कोरबा में 84% जो है वो आपका कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रायपुर की बात करूँ तो 78%, धमतरी की अगर बात करूँ तो 76%। ठीक है, हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूनतम अगर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपका न्यूनतम ये आपका एरिया वाइज अगर देखें तो दंतेवाड़ा, देन सुकमा, दंतेवाड़ा के बाद नारायणपुर के बाद सुकमा। दंतेवाड़ा की एरिया की बात करूँ तो 189, नारायणपुर का 247 और सुकमा का 649। ठीक है, तो ये था आपका एरिया वाइज कंपैरिजन। अब एरिया वाइज के बाद जो हम लोग देखते हैं परसेंटेज वाइज कंपैरिजन। तो परसेंटेज वाइज अगर कंपैरिजन देखें तो दंतेवाड़ा का 0% लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बताया जैसा कि उसमें वैल्यू दी हुई है, इसको अप्रॉक्सीमेटली जीरो लिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद रखना न्यूनतम कौन सा है एरिया है। सेकंड आप देखते हैं नारायणपुर 1%, सुकमा का भी 1% है। थर्ड देखते हैं बीजापुर का 5% और आपका गुरेला पेंड्रा मरवाही का भी 5% है। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए।
तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको कवर करा दी है। इस इकोनॉमिक सर्वे का जो ये PDF जो चल रहा हुआ है, इसको अगर आपको परचेस करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क करें, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में एक थम्स अप डालिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे जो है CGPSC और CGG से जुड़े हुए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर मेरा फेसबुक पेज देखिए, ठीक। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट्स वगैरह, तो आप ज़रूर फॉलो करिए। और हाँ, अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको जल संसाधन वाला टॉपिक बढ़ाऊँगा, वो हम लोग देखते हैं किसी और दिन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।